मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। बाप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाए तो बच्चे की पूरी जिंदगी अंधेरी हो जाती है। सुनिए हर्ष की ये दर्दनाक कहानी। मैं 47 साल की अकेली औरत हूँ। मेरे पति ने मुझे 30 साल की उम्र में ही छोड़कर अपना दूसरा घर बसा लिया। मेरा एक ही बेटा हर्ष था, जो अपने पिता के इस तरह हमें छोड़कर जाने पर बहुत ही उदास और खामोश हो गया था। उसकी उम्र उस वक़्त 10 साल थी। मैंने उसे अकेले ही पाला था। मैं उसको दुनिया की हर खुशी देने की पूरी कोशिश करती जो मेरी हैसियत और मेरी औकात में होती। धीरे धीरे वो बड़ा होता गया, लेकिन उसकी उदासी और खामोशी कभी ख़त्म नहीं होती थी। मैं सोचती थी कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था। उसके पिता ने कभी पलटकर उसकी खबर नहीं ली थी। मेरे लिए तो वो पहले ही ना के बराबर थे, लेकिन अपने बेटे को भी कभी मिलने नहीं आए। वक्त गुजरता गया। मेरा बेटा 27 का हो गया था। बहुत ही गंभीर रहता। मैंने सोचा इसकी शादी कर देती हूँ, ठीक हो जाएगा। जब मैं उसके लिए लड़की देखने लगी तो वो कहने लगा कि मुझे गूंगी बहरी लड़की से शादी करनी है। मैं तो अपने बेटे के इस शर्त से तंग आ चुकी थी। मैं जब भी उससे कहती कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पसंद की है, तो वो मेरी बात सुनकर मेरा बेटा कहता, माँ मुझे खूबसूरत लड़की नहीं, एक गूंगी बहरी लड़की से शादी करनी है। पहल तो लगा कि शायद मेरा बेटा मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए मैंने उसकी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया और लड़कियां पसंद करती रही। मैंने एक खूबसूरत सी लड़की पसंद कर ली थी, पर जब मैंने उस लड़की की तस्वीर अपने बेटे को दिखाई तो वो कहने लगा, माँ क्या ये लड़की गूंगी बहरी है? मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, नहीं नहीं, लड़की तो बहुत प्यारा बोलती है, उसकी आवाज़ तो बिल्कुल कोयल जैसी है। मेरा बेटा गुस्से से बोला, माँ अपना और मेरा वक्त मत ख़राब करिए। जब मैंने कह दिया कि मुझे गूंगी बहरी लड़की से शादी करनी है तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान लेती? अब मैं चौंक गई थी कि क्या सच में मेरे बेटे की ये मर्जी थी। मैंने कहा, हर्ष ऐसी भी क्या बात हो गई कि तुम्हें गूंगी बहरी लड़की चाहिए? हर्ष बोला, माँ मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता था, पर आप इतना ज़िद कर रही हैं तो मैं मान गया हूँ, पर एक ही शर्त पर कि मैं जब भी शादी करूँगा तो गूंगी बहरी लड़की से ही करूँगा। मैं अजीब सी परेशानी में घिर गई थी, क्योंकि हर्ष हर वक्त गहरी सोच में डूबा रहता था। एक बार फिर मैंने उसे समझाते हुए कहा, बेटा अगर तुम अभी शादी नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, बाद में जब तुम्हारा मन करेगा तब कर लेना। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर क्यों उसे गूंगी बहरी लड़की चाहिए। मेरा बेटा ऐसा भी नहीं था कि वो मुझसे मजाक कर रहा हो, क्योंकि उसने कभी बेवजह हंसी मजाक भी नहीं किया था। इसीलिए मैं थोड़ी हैरान और परेशान हो रही थी, पर ये गूंगी बहरी लड़की क्यों? उसने कहा, क्यों माँ, गूंगी बहरी लड़कियां इंसान नहीं होती? बेटा ऐसी बात नहीं है, मगर तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैंने अगर तुम्हारे लिए गूंगी बहरी लड़की ढूंढी तो लोग हम दोनों का कितना मजाक बनाएंगे। उसने कहा, क्यों माँ, गूंगी बहरी लड़कियां इंसान नहीं होती? बेटा ऐसी बात नहीं है, पर लोग कहेंगे कि हर्ष में न जाने ऐसी कौन सी कमी थी जो मैंने तुम्हारे लिए गूंगी बहरी लड़की ढूंढी। उसने कहा, माँ मैंने आज तक किसी की परवाह नहीं की, मुझे लोगों की बातों से कोई मतलब नहीं है। मैं शादी करूँगा तो गूंगी बहरी लड़की से ही करूँगा। हर्ष की जिद के आगे मैंने हार मान ली थी, मगर सबसे बड़ी परेशानी तो ये थी कि गूंगी बहरी लड़की ढूंढूं तो कहाँ से ढूंढूं। खैर हर्ष के इस फैसले को मैंने मान लिया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि हर्ष का घर जल्द से जल्द बस जाए, क्योंकि मेरा एक ही बेटा था। मैं चाहती थी कि उसका घर अपने जीते जी बसता देख सकूं। ये भी वजह थी कि मेरी उम्र अब धीरे धीरे ढल रही थी, मुझसे घर के काम भी नहीं होते थे। लेकिन हर्ष की ये शर्त मुझे बहुत निराश और हताश कर रहे थे। पर क्या करें, अपनी औलाद तो हर इंसान को प्यारी होती है। मैं चाहती थी कि मैं और हर्ष
एकदम दोस्तों की तरह रहें और एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करें, पर मैं ऐसा करने में नाकाम रही। न जाने हर्ष क्यों खोया खोया सा रहता था। शुरू शुरू में तो मुझे लगा कि बच्चा छोटा है, बाप की कमी को महसूस करता होगा, शायद जब बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। मगर ये मेरी गलतफहमी थी। वो तो बड़े होने के बाद और मायूस रहने लगा। फिर मैंने सोचा किसी ऐसी लड़की से शादी करवाऊंगी जो बहुत हंसमुख होगी, हर्ष से ढेर सारी बातें करेगी, तो हर्ष धीरे धीरे सुधर जाएगा। मगर मेरे इस अरमान पर भी उसने पानी फेर दिया। हमेशा की तरह इस बार भी मैंने हर्ष के ख्वाहिशों के आगे हार मान ली थी। मैं उसके लिए अब गूंगी बहरी लड़की ढूंढने लगी थी, मगर मुझे ये नहीं पता था कि गूंगी बहरी लड़की ढूंढना इस कदर मुश्किल हो जाएगा। मैंने कुछ लोगों से कहा भी कि मुझे हर्ष के लिए गूंगी बहरी लड़की चाहिए, पर परेशानी की बात तो ये थी कि कोई भी मेरी बात गंभीरता से नहीं लेता था। मैं जिस किसी से गूंगी बहरी लड़की की बात करती, वो आगे से कहता, छोड़ो तुम गूंगी बहरी लड़की, ये देखो तस्वीर, ये कितनी प्यारी लड़की है, एमए पास है और बहुत खूबसूरत भी है। लड़कियों की तस्वीरें दिखा दिखा कर लोग तारीफ़ें करते हुए नहीं थकते थे। लेकिन मैं अब बहुत परेशान हो चुकी थी। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। एक दिन मैंने बड़ी मुश्किल से घर का काम निपटाया और थोड़ी देर के लिए चारपाई पर बैठ गई। तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। एक औरत आई। उस औरत को देखते ही मैं पहचान गई। वो अक्सर ही हम लोगों के घर आकर कुछ खाने पीने की चीज़ें मांग लिया करती थी। वो बहुत गरीब थी। मुझे लगा शायद कुछ खाने पीने की चीज़ें मांगने आई होगी। उसे देखकर मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। उसने कहा, नहीं दीदी, मुझे आज कुछ चाहिए नहीं, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। मैंने कहा, हाँ बताओ, क्या बात है? उसने कहा, दीदी, ये बात कहना ठीक भी है कि नहीं, बस आपके बारे में सुना कि इस वक्त आप बहुत परेशान हैं, तो बताने आई कि अगर मेरी बात आपको बुरी लगे तो नादान समझकर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने कहा, बताओ तो सही, क्या बात है, इतनी पहेलियाँ क्यों बुझा रही हो? जो भी कुछ कहना है साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? उसने कहा, दीदी, मेरी एक बेटी है जो गूंगी है और कम उम्र भी है। मैंने सुना है कि आपके बेटे ने शर्त रखी है कि वो जब भी शादी करेंगे तो गूंगी और कम उम्र लड़की से ही करेंगे। अगर आप मेरी बेटी से अपने बेटे की शादी करवाना चाहें तो मैं खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करने को तैयार हो जाऊंगी। मैं सीमा की बात सुनकर बहुत सोच में डूब गई थी। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर वह हाथ जोड़ते हुए बोली, दीदी, अगर मुझसे कुछ कहने में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इतना कहकर मेरा जवाब सुने बगैर ही वो वहाँ से चली गई। लेकिन मैं सारा दिन सीमा ने जो कहा था उसके बारे में सोचती रही। मुझसे तो कोई फैसला ही नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि सारी बात हर्ष के सामने रख दूंगी। वह जैसा कहेगा वैसा ही करूंगी। शाम के वक्त हर्ष जब काम से आया तो मैंने कहा, हर्ष, तुमसे कुछ बात करनी थी। उसने कहा, बताओ माँ, क्या कहना है? मैंने कहा, तुम्हें गूंगी बहरी और कम उम्र की लड़की चाहिए थी ना, मगर ये बताओ कि वो लड़की अमीर होनी चाहिए या गरीब, और पढ़ी लिखी हो या अनपढ़? मेरी बात सुनकर हर्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई और वो मुस्कुराकर बोला, माँ, मुझे सिर्फ गूंगी बहरी और कम उम्र की लड़की चाहिए, बस मेरी यही डिमांड है। मैंने कहा, हर्ष, वो जो सीमा है ना, जो लोगों के घर कभी कभार कुछ खाने पीने की चीज़ें मांगने आ जाती है, वो तुम्हारे लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आई थी, क्योंकि उसकी बेटी गूंगी बहरी है। मगर मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया है और वो चली गई। दरअसल मैं वो ये सोच कर परेशान हो गई थी कि मैं अपने इकलौते बेटे के लिए एक फकीरनी की बेटी को ब्याह कर कैसे लाऊंगी। मगर फिर सोचा, तुमसे मशवरा कर लूँगी, अगर तुम्हें एतराज़ नहीं होगा तो मैं उसे अपनी बहू बना लूँगी। मेरी बात सुनकर हर्ष झट से बोला, माँ,
आपको उसी वक्त सीमा की बात मान लेनी चाहिए थी और उसे बता देना चाहिए था कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैंने कहा, हर्ष तुम्हें ये फैसला सोच समझ कर करना है, बाद में ये ना हो कि तुम मुझसे कहो कि क्या आपने मेरे लिए कैसी लड़की पसंद कर ली है। हर्ष ने कहा, माँ मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, बस मेरी एक ही शर्त है कि लड़की कम उम्र हो और गूंगी बहरी होनी चाहिए। अब चाहे वो किसी फ़कीरनी की बेटी हो या किसी की, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है। उसके बाद पर मैंने सिर हिला दिया। हर्ष उठकर मुँह हाथ धोने चला गया, जबकि मैं हर्ष के बारे में सोचने लगी कि न जाने इस लड़के को क्या हो गया है। उसे सिर्फ इसीलिए ये रिश्ता मंजूर है क्योंकि वो एक गूंगी बहरी है, चाहे वो फ़कीरन की बेटी ही क्यों ना हो। धीरे धीरे वक्त गुजर रहे थे और मैंने महसूस किया कि गुजरते वक्त के साथ हर्ष की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने कहा कि मैं जल्द से जल्द उस लड़की के घर जाकर उसका हाथ मांग लूं। अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। हर्ष की बातों ने मुझे हैरान कर के रख दिया था। पहले तो मेरा बेटा शादी करने को तैयार नहीं था और अब तैयार हुआ तो उसने इतनी जल्दी मचा दी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। खैर, 1-2 दिन बाद मैं और हर्ष सीमा के घर गए। सीमा हमें देखते ही खुश हो गई और वो समझ गई कि मैं उसकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। उसने हाथ जोड़ते हुए हमें एक चारपाई पर बिठाया और कुछ देर बाद वो अपनी बेटी पिंकी को लेकर आई। सीमा की बेटी पिंकी इतनी खूबसूरत थी, उसको देखकर जी नहीं भरता था। सीमा ने कहा, दीदी यही मेरी बेटी है पिंकी। दीदी मेरी बेटी पिंकी पूरी तरीके से गूंगी नहीं है, बस भगवान ने इसे आवाज़ नहीं दी है, लेकिन ये हम सब की बातें सुन सकती है, बस बोल नहीं सकती। सीमा की बात सुनकर मैंने कहा, चलो अच्छी बात है, हमें इसके साथ इशारों में बात नहीं करनी पड़ेगी, हम जो कुछ भी कहेंगे ये समझ जाएगी। सीमा ने कहा, हाँ दीदी। मैंने इशारों में हर्ष की तरफ देखा तो उसने हाँ में सर हिलाया। फिर मैं बोल पड़ी कि ये बस गूंगी है बेटा, बहरी नहीं है। क्यों कि इकलौते बेटे के लिए इस तरह का फैसला करने पर मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं चाहती थी कि हर्ष मना कर दे, लेकिन हर्ष ने भी इस शादी के लिए हामी भर ली और कहा, मैं शादी के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। अगर अगले हफ्ते आप लोगों को मंजूर है तो हम ये शादी करने को तैयार हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया कि इस लड़के को शर्म नाम की कोई चीज़ भी है कि नहीं। हम बड़ों के आगे ये अपना ही फैसला सुनाने लगा। और शादी की इतनी भी जल्दी क्या है? आखिर ये इतना बेचैन क्यों है? अब तक मैंने अपने बेटे के हर फैसले पर हामी भरी थी, तो ये फैसला भी मुझे उसका मानना ही था। इस बात पर मैंने सीमा की तरफ देखा तो उसे भी जल्दी शादी करने में कोई एतराज़ नहीं था। फिर मैंने उसी दिन अपने बेटे के लिए फैसले के आगे हार मानकर बिना कुछ सोचे समझे हर्ष और पिंकी की शादी तय कर दी। रिश्ता तय करने के बाद मैं और हर्ष दोनों घर आ गए। धीरे धीरे मैं हर्ष के शादी की तैयारी करने लगी और वो वक्त भी आ गया जिस दिन हर्ष की शादी थी। उसने पहले ही कह दिया था कि मेरी शादी सादगी से होगी, इसीलिए हमने शादी में ज़्यादा तामझाम नहीं किया और हर्ष और पिंकी की शादी करवा दी गई और पिंकी दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। पिंकी बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती देखकर मैं सोचने लगी कि काश ये बातें करती तो कितना अच्छा होता। कुछ रस्मों के बाद शाम के वक्त में पिंकी को हर्ष के कमरे में छोड़ आई थी और मेरे दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। बेटा शादी कर चुका था। अब मैं अपने आप में बहुत सुकून महसूस कर रही थी। अब मुझे मौत भी आ जाए तब भी मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि बेटे के प्रति जो मेरा फ़र्ज़ था मैं पूरा कर चुकी थी। आज मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो मेरे सामने आज का सारा मंजर घूम गया था। न जाने हर्ष ने ऐसा क्यों किया था। पहले तो वो शादी करने को ही नहीं तैयार हो रहा था और अब वो हथेली पर सरसों जमा कर बैठा था कि जब भी शादी करूँगा तो गूंगी बहरी लड़की से करूँगा। न जाने ये लड़का करना क्या चाहता है। खैर, मैंने सर झटक दिया और सोने के लिए आंखें बंद कर ली। सुबह जब सोकर उठी तो अपने बहू बेटे के लिए नाश्ता बनाया और उनके कमरे में दे आई। हर्ष बहुत खुश लग रहा था, जबकि मेरी बहू बड़ी शर्माई शर्माई से नज़र आ रही थी। खैर, मैं उन दोनों का नाश्ता देने के बाद कमरे से बाहर आ गई थी। थोड़ी देर बाद हर्ष कमरे से बाहर आया तो
मैंने उससे पूछा, बेटा तुम्हारी पत्नी तुम्हें कैसी लगी? उसने मुस्कुराकर बोला, माँ मुझे जैसी लड़की चाहिए थी पिंकी बिल्कुल वैसी ही है, बस अभी थोड़ी नासमझ है, धीरे धीरे समझ जाएगी। हर्ष की बातें सुनकर मुझे तसल्ली हुई। मेरा बेटा खुश था, समझो मुझे दुनिया में जन्नत मिल गई। थोड़ी देर बाद हर्ष घर से बाहर गया तो पिंकी मेरे पास आई और इशारों से कहने लगी, मैं ये बर्तन धो लूँगी। मैंने कहा, नहीं बेटी, अभी तुम्हें कुछ दिनों तक आराम करना है, उसके बाद तुम किचन में मीठा बनाओगे, उसके बाद काम करती रहना। पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें खीर बनानी आती है? खीर तुम्हारे पति को बहुत पसंद है। उसने उदासी से नामे सर हिला दिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। दिन तो ठीक ही गुजर गया, मगर जो ही रात हुई तो मेरा बेटा कहने लगा, माँ आज मैं और पिंकी छत पर सोएंगे। कल भी रात बहुत गर्मी लगती रही थी। मैं हर्ष की बात सुनकर हैरान थी, क्योंकि धीरे धीरे तो सर्दियाँ आने वाली थी, तो कमरे में इतनी गर्मी कैसे? खैर, मैंने इस बात का ज़्यादा विरोध नहीं किया। मुझे लगा कि शायद इन दोनों को प्राइवेसी चाहिए होगी, तभी दोनों छत पर बने कमरे में जाने की बात कर रहे हैं। वो दोनों पति पत्नी छत पर सोने चले गए तो मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह जब पिंकी नीचे आई तो बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। कल तो वो इस वक्त बहुत खुश नज़र आ रही थी, पर आज क्या हुआ? मैंने पिंकी का हाथ पकड़ते हुए बोली, बेटा क्या बात है? तुम मुझे कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो। क्या ऊपर सर्दी लग रही थी? पिंकी मुझे इशारों से कुछ बताने लगी, तभी मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी वहाँ हर्ष आ गया और उसे डांट कर कमरे में जाने को कहा। पिंकी हर्ष की बात सुनकर कमरे में चली गई। मुझे हर्ष का ये रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मगर मैं क्या कर सकती थी। मैं नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाकर जब मैं कमरे में ले जाने लगी तो मुझे हर्ष की बात सुनाई दी। वो पिंकी को डांट कर कहने लगा, तुम मेरी एक बात याद रखना, हम दोनों पति पत्नी के बीच जो भी कुछ होता है हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। मैं तुम्हें इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि तुम मेरी पर्सनल बातें मेरी माँ के साथ शेयर करो। तुम ये मत समझना कि मैं घर से बाहर चला जाऊंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने मेरी माँ को क्या बताया है। अगर मुझे कुछ भी ऐसा वैसा पता चला तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तो हर्ष की बातें सुनकर ही दंग रह गई थी। मैं थोड़ी देर बाद खासकर उनके कमरे में चली गई। मेरे सामने हर्ष बिल्कुल नॉर्मल था, बल्कि पिंकी के साथ भी हंस हंस के बात करने लगा। उन दोनों को नाश्ता देकर मैं कमरे से बाहर आ गई और सोचने लगी कि न जाने हर्ष की परवरिश में मैंने कौन सी गलती कर दी है। कुछ दिन गुजरे तो पिंकी कहने लगी, मैं घर के काम काज करना चाहती हूँ। मैंने इस बार ज़्यादा इनकार नहीं किया और रस्म के मुताबिक उसके हाथ से खीर बनवाई और किचन में काम करने की इजाज़त दे दी। एक दिन मैं पिंकी के साथ किचन में काम कर रही थी तो मैंने उसके चेहरे को बड़े गौर से देखा। उसका चेहरा मुझे मुरझाया हुआ लग रहा था। आंखों के नीचे गहरे निशान पड़ गए थे। उसका चेहरा थका थका लग रहा था। मेरे घर में हर चीज़ मौजूद थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, मगर पिंकी मेरे घर आकर बहुत कमज़ोर हो गई थी। इससे तो अच्छी वो अपनी गरीबी में थी, जहाँ पर उसकी माँ मांग मांग कर अपने बच्चों का पेट भरती थी। हर्ष अभी ऑफिस गया हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पिंकी से पूछती हूँ कि उसे इस घर में किस चीज़ की कमी है, वो क्यों परेशान रहती है। मैंने उससे कहा, बेटा खाना पेट भर नहीं खाती हो? तुम्हें मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता? उसने ना में सिर हिलाया और इशारों में बताने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं पेट भर खा लेती हूँ, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। फिर मैंने कहा कि अगर तुम्हारी माँ तुम्हें इस हालत में देखेगी और मुझसे पूछेगी कि मेरी बेटी इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। पिंकी की आंखें आंसुओं से भीग गई थी। उसने मुझे इशारों से बताया कि उसे हर्ष से डर लगता है। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं बोली, क्यों?
हर्ष से तुम्हें डर क्यों लगता है? उसने तुमसे कुछ कहा है? पिंकी एकदम से फूट फूट कर रोने लगी और मेरे सीने से लग गई। उस बच्ची की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैंने कहा, क्या बात है पिंकी, मुझे खुलकर बताओ, मैं हर्ष की खबर लूँगी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ लिया और मुझे समझाने लगी कि आप इस बात की जिक्र बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। मैंने तसल्ली देते हुए उसे समझाया कि तुम बेफिक्र रहो, मैं हर्ष को कुछ भी नहीं बताऊंगी। पर उसके बाद मैंने पिंकी से ज़्यादा पूछताछ नहीं की, क्योंकि वह पहले से ही डरी हुई थी। शाम को हर्ष जब ऑफिस से आया तो मैं इन दोनों को गौर से देखने लगी तो साफ साफ नज़र आ रहा था कि इन दोनों के बीच कुछ तो ज़रूर है। पिंकी की हालत देख कर मैंने सोच लिया था कि आज मैं इस रात से पर्दा हटा कर रहूँगी। रात हुई तो हर्ष और पिंकी छत वाले कमरे में सोने चले गए थे। उन दोनों की छत पर जाते ही मैं सोचने लगी कि मुझे सब कुछ अपनी आंखों से देखना है कि आखिर माजरा क्या है। मैं धीरे धीरे करके सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, पर छत पर पहुँचते ही सामने का मंजर देख मेरा दिल दहल गया, बल्कि यूं कहें कि मेरी आंखें शर्म से झुक गईं। मेरे छत पर एक बड़ा सा कमरा था। मैं उस कमरे की खिड़की से देखने लगी तो देखा हर्ष और पिंकी निवस्त्र बैठे हुए थे। हर्ष अपने सामने पिंकी को बिठाकर जलती हुई आग में कुछ डालकर मंत्र पढ़ते जा रहा था। उन दोनों को देखकर मुझे सब समझ में आ गया कि माजरा क्या है, क्योंकि ये अंधविश्वास का माजरा था। शायद मेरा बेटा अंधविश्वास में फंस चुका था और मुझे अपनी बहू और बेटे दोनों को बचाना था, पर मैं बूढ़ी औरत क्या कर सकती थी। हर्ष तो वैसे ही मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैंने धीरे से पुलिस के पास फोन कर दिया और सारा माजरा समझा दिया। हर्ष अपने बगल में एक बड़ा सा खंजर रखा हुआ था। उसे देखकर लगता था कि आज वो पिंकी की बलि देने वाला है। मैं तो हाथ जोड़कर बस यही दुआ कर रही थी कि पुलिस जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं थी कि मैं हर्ष को ये सब करने से रोक सकती। कुछ देर के इंतज़ार के बाद तुरंत पुलिस आ गई। पुलिस तुरंत छत वाले कमरे के पास पहुंची, पर दरवाज़ा अंदर से बंद था। हर्ष अब पिंकी की बलि देने ही वाला था। तभी पुलिस ने हर्ष के सामने गन दिखाते हुए कहा, हर्ष जल्दी से दरवाज़ा खोलो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। हर्ष दरवाज़ा नहीं खोलना चाहता था। उसने कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे कुछ नहीं होगा। तुम लोग गोली चलाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर्ष की बातों से हम बहुत हैरान हुए। पुलिस हर्ष को बातों में उलझाए हुए थी और पुलिस की कुछ टीम उधर दरवाज़ा खोलने में लगी हुई थी। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खोलने में हम कामयाब हो गए। पुलिस अंदर गई और हर्ष को पकड़ लिया और मैं अपनी बहू के पास गई। सबसे पहले मैंने उसे एक बड़ी सी चादर से ढका। पिंकी मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने जब सख्ती से हर्ष से इस बारे में पूछताछ की तो हर्ष ने बताया कि बचपन में मेरे पिता हमें छोड़कर दूसरी औरत के पास चले गए। मेरी माँ ने बहुत मुश्किल और बड़े ही दर्द में मुझे पाला। मैं तब से ही अपने पिता से बदला लेना चाहता था, इसलिए मैं बहुत परेशान और खामोश रहता था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे उनसे बदला लेने के कई तरीके मिले, लेकिन कोई भी तरीका मेरे बाप को सबक नहीं सिखा पाया। जब कोई हल नहीं मिल रहा था तो एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बाबा जी के पास जाने को कहा। जब मैं बाबा जी के पास गया तो उस बाबा जी ने पूछा, क्या तुम्हारी शादी हुई है? मैंने कहा, नहीं। बाबा जी ने कहा, जल्द से जल्द शादी कर लो और अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने सामने निवस्त्र बिठाकर एक मंत्र पढ़ो और 1 हफ्ते की पूजा के बाद उसकी बलि दे दो, जिससे तुम्हारे पिता की
दूसरी पत्नी मर जाएगी और वो बर्बाद हो जाएगा और तुम धीरे धीरे बहुत पैसे वाले हो जाओगे। पर यह काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि किसी भी लड़की से मैं शादी करता तो ये सब मेरी माँ को बता देती। इसीलिए मैंने गूंगी बहरी लड़की से शादी करने का फैसला किया, क्योंकि वो मेरे और अपने बीच की बातें किसी को नहीं बता पाएगी। आज लास्ट दिन था। आज मैं पिंकी की बलि देने वाला था, पर मौके पर आप लोग पहुंच गए। हर्ष के मुंह से ये सब सुनने के बाद मैं सदमे में चली गई। क्या इसीलिए मेरा बेटा इतना खामोश रहता था? लेकिन उस पर गुस्सा भी आया। फिर मैंने उसे एक थप्पड़ जड़ा और कहा, मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी कि तुम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद अंधविश्वास में फंस गए। काफ़ी पूछताछ के बाद हर्ष ने उस बाबा जी का एड्रेस दिया। पुलिस ने उस बाबा को गिरफ्तार कर लिया और हर्ष को एक मानसिक डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने हर्ष को कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहने को कहा। मैंने इजाज़त दे दी थी। हर्ष का कुछ दिनों तक इलाज चला। धीरे धीरे करके हर्ष का व्यवहार में सुधार आने लगा। कुछ दिन बाद वह पूरी तरीके से ठीक हो गया। पूरी तरीके से ठीक होने के बाद हर्ष अस्पताल से घर आया। कुछ देर बाद हर्ष पिंकी के कमरे में गया, पर मुझे अभी भी डर लग रहा था कि कहीं हर्ष के दिमाग में अभी भी अंधविश्वास न भरा हो। मैं मजबूर होकर उन दोनों के कमरे के दरवाजे के पास गई। मुझे डर था कि हर्ष कहीं पिंकी को परेशान न कर रहा हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। मुझे आहट हुई कि हर्ष और पिंकी बहुत खुश नज़र आ रहे थे और दोनों अपने प्यार के गुफ्तगू में मगन थे। अगली सुबह पिंकी जब सोकर उठी तो उसके चेहरे पर प्यार भरी मुस्कुराहट थी। हर्ष और पिंकी की खुशी देखकर मैंने उन दोनों को प्यार से गले लगा लिया। आज मुझे पता चला कि एक बाप की जलील हरकत से बच्चे के दिल और दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ता है। उम्मीद है मेरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। कभी कभी पिता की लापरवाही बच्चे को अंदर तक तोड़ देती है और उसकी बेहयाई जवान बच्चों को अंधेरे में धकेल देती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।